नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में। देखो, जब हम इंडिया की पॉलिटिक्स देखते हैं तो हमने देखते हैं ना कि एक तरफ जहां पर एनडीए का अलायंस है, वहां दूसरी तरफ यूपीए का अलायंस है और ये दोनों प्रमुख अलायंसेस हैं जो कि पूरे इंडिया में वर्क करते हैं। वहीं हम जब चाइना को देखते हैं तो हमें पता है कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन फिर भी चाइना खुद को डेमोक्रेसी बोलता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना डेमोक्रेसी कैसे है वन पार्टी होने के बाद भी, चाइना में इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की हम क्या समझने वाले हैं कि जब जी जिनपिंग पावर में आए थे और जब से वो पावर में हैं, तब से उन्होंने किस तरीके से चाइना की पूरी लीडरशिप को, पूरी पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय किया है, वो समझने की कोशिश आपको इस वीडियो में करनी है। देखो, ये वीडियो एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन एनालिसिस है और आई होप आपको वो एनालिसिस बहुत अच्छी लगेगी। देखो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमें कमेंट्स करना शुरू किया है, बहुत सारे हमारी वीडियोस पे रेगुलर लोग हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ करके। तो मैं सारे कमेंट पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जब आप अपनी एनालिसिस देते हो कमेंट बॉक्स के अंदर में तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप कुछ रिपीटेड लोग हैं, जैसे मोहित बुरा करके एक हमारे व्यूअर हैं, वो हर वीडियो पे हमारी कमेंट करते हैं। एक हमारी व्यूअर हैं शाज़िया खान करके, वो हर वीडियो पर कमेंट करती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके अपनी एनालिसिस दोगे, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो दोगे, तो उससे बहुत अच्छा, बहुत हेल्प होती है और उससे हम दोनों लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, अब विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी अनाउंसमेंट कि हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, और इस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहां पे ये फॉलो का बटन आप दबा लेना, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। एंड देन ये बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, तो आपको जितने भी रेगुलर अपडेट्स होंगे इस चैनल से रिलेटेड, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। इस चैनल पर हम एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ्स हैं वो डाला करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस उसके साथ साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उसको भी हम इस चैनल पर पोस्ट किया करेंगे, जहां से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज हमें पता है कि अभी जो चाइना में प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग, और चाइना में जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी कि सीसीपी के। देखो, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में समझो तो ये पार्टी जो है वो 1921 में इसका उदय हुआ था, और इसको हेल्प किसने किया था? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सेटअप करने में रशिया ने हेल्प किया था, क्योंकि रशिया भी कम्युनिस्ट स्टेट था। तो 1921 में जब ये पार्टी का उदय हुआ, इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हायरार्की, सब कुछ जो है माओ जेडोंग के देखरेख में, और इसी पार्टी के एफर्ट की वजह से जो है 1949 में चाइना जो है जब आजाद होता है तो ये पार्टी पावर में आती है, और इसी पार्टी के जो प्रमुख लीडर थे उस समय माओ जेडोंग, वो जाकर के प्रेसिडेंट बनते हैं चाइना करके। लेकिन माओ जेडोंग ने पूरे चाइना में वन पार्टी रूल घोषित कर दिया। वन पार्टी रूल घोषित करने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट नहीं है, चाइना एक डेमोक्रेसी ही है। बस हमारे अंदर में इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हौच-पौच, बहुत ज्यादा खिचड़ी ना मचे, इसलिए हमने वन पार्टी सिस्टम रखा है। जो भी लीडर निकल के आएगा वो इस पार्टी से ही निकल करके आएगा। आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिज्म होना चाहिए बस। कम्युनिज्म के अलावा कैपिटलिज्म या किसी और आइडियोलॉजी को, या सोशलिज्म मॉडल कहते हैं वो खुद को, है वो कम्युनिस्ट मॉडल, तो वो सोशलिज्म के अलावा कोई और मॉडल फॉलो नहीं करना चाहिए। ये माओ जेडोंग का विजन था जब उन्होंने पूरा चाइना को बनाया था। वो कभी एक ऑटोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते थे। लेकिन जब हम शी जिनपिंग को देखते हैं कि शी जिनपिंग पावर में आते हैं, ठीक है? अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आपने गठन देख लिया किस तरीके से हुआ था, किस विजन पे हुआ था, किस ऑब्जेक्टिव पे हुआ था। बट जैसे ही शी जिनपिंग पावर में आते हैं, और एक बहुत फेमस वायरल वीडियो है जो आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग जो है वो बैठे हुए हैं बिल्कुल, और उनके बराबर में बैठे हुए हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, यानी कि हू जिनताओ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि शी जिनपिंग के पहले चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो उनके बराबर में बैठे हुए हैं दोनों। और हू जिनताओ को कुछ लोग आते हैं और उठा करके, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो में, आप देख लेना, कोशिश करूंगा कि उसको पिन कर दूं। तो हू जिनताओ को आते हैं और उठा करके कुछ लोग लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि वो वेल नहीं है इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत खराब है, उनको कुछ लोग और आकर के बता रहे हैं, और वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, दिखता है कि वो जाना नहीं चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती उठा करके लेकर के बाहर चले जाते हैं। ये पूरे वीडियो वायरल हुआ था। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक लीडर को, जो कि इतना प्रमुख लीडर है, एक्स प्रेसिडेंट है चाइना का, उसको फोर्स किया जा रहा है पार्लियामेंट से बाहर जाने के लिए। तो ये चीज समझ में आती है किस तरीके से शी जिनपिंग की पावर और ऑटोक्रेसी जो है वो पूरे चाइना के अंदर में चलती है। बट क्या ये ऑटोक्रेसी हमेशा से थी? क्या माओ जेडोंग का विजन यही था? तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से आपको इंटरनल पॉलिटिक्स पूरे चाइना की समझ में आएगी। अब देखो, जब चाइना का गठन हुआ था और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था 1949 के अंदर में, तो माओ जेडोंग उसके पहले प्रेसिडेंट थे, और माओ जेडोंग अपने चाइना के प्रेसिडेंट होने के साथ-साथ वो जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, और माओ जेडोंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट होने के साथ-साथ उन्होंने जो पार्टी अपनी बनाई थी उसके चेयरमैन भी थे, जिस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि सीसीपी, जो कि आज भी सबसे प्रमुख पार्टी है पूरे चाइना के अंदर, एकमात्र पार्टी है पूरे चाइना के अंदर में, और यही पार्टी हमेशा से रूल करते हुए आई है। जितने लीडर्स निकले हैं वो सीसीपी से निकले हैं।
लेकिन मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट होने से पहले कहा कि माओ जेडोंग जो थे वो कभी भी ऑटोक्रेटिक लीडर नहीं थे। माओ जेडोंग मानते थे कि जो पार्टी है वो पार्टी तो एक है, लेकिन उसके अंदर में कई सारे फैक्शंस बन सकते हैं। यानी कि एक पार्टी के अंदर में एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। और वो माओ जेडोंग के टाइम पर देखा भी गया है कि माओ जेडोंग के जो पैरेलली लीडर थे, माओ जेडोंग के इतनी उनकी भी पॉपुलैरिटी थी, वो भी पैरेलली चाइना के अंदर में बहुत पॉपुलर थे और बहुत स्ट्रांग थे। उनका नाम था डेंग। वो जो थे वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन थे, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है चाइना के अंदर में। उसके चेयरमैन डेंग जो थे वो बिल्कुल अलग व्यू के थे। माओ जेडोंग थे वो चाहते थे कि जो इकोनॉमी है वो स्टेट ओन्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। यानी कि स्टेट एंटरप्राइजेस ज्यादा होने चाहिए, प्राइवेट पार्टीज को ज्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए, अभी तो हम आजाद हुए हैं। और इस तरीके का थॉट प्रोसेस था माओ जेडोंग का। लेकिन डेंग का बिल्कुल अलग था। डेंग मानते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन होनी चाहिए, प्राइवेट पार्टीज को बाहर से बुलाओ, उनको इन्वेस्टमेंट कराओ चाइना के अंदर में। इस तरीके का जो आज इंडिया में जो पूरा डिबेट है ना, वो सेम चाइना के अंदर में भी था। तो आप देखोगे माओ जेडोंग के टाइम पर भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग गैंग्स हैं, और वो उनको कोई दिक्कत भी थी नहीं थी इससे। माओ जेडोंग का खुद का स्टेटमेंट है ये कि अगर एक पार्टी के अंदर में कई सारे फैक्शंस ना हो, दैट मीन्स वो पार्टी ऑटोक्रेटिक है और वो आगे जाके कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि पेरिश हो जाएगी। या कोई कंट्री है वो सिर्फ एक लीडर के नाम पर चल रही है, तो आगे जाकर के कोलैप्स हो जाएगी। तो माओ जेडोंग कभी सिंगल फिगर के बारे में बात नहीं करते थे। हाँ, ये जरूर बात करते थे कि जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। ये माओ जेडोंग जरूर मानते थे। और डेंग मानते थे कि जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, वो ओपन होनी चाहिए। यानी कि हर प्रोविंस के पास अपनी कुछ ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपने कुछ पावर होनी चाहिए, वहां का जो लीडर होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर देखा जाए प्रेसिडेंट के अलावा, तो प्रेसिडेंट के अलावा भी जो लीडर्स हैं उनके पास भी अपनी अपनी पावर होनी चाहिए अपने अपने प्रोविंस में, ऐसा डेंग मानते थे। तो ये दो फैक्शंस थे चाइना के अंदर में शुरू से, जब से चाइना आजाद हुआ, जब से पार्टी बनी तब से। अब आगे आप देखोगे चाइना की पॉलिटिक्स में, तब भी आपको दो फाड़ दिखाई देंगे। ये जो दोनों फोटो दिख रही है, एक तरफ है जियांग जेमिन, ठीक है, और दूसरी तरफ है हु जिनताओ। ये दोनों अलग अलग गैंग्स हैं, आप समझ लो चाइना के पूरे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर में। अब ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है? तो हु जिनताओ जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग के पहले, और हु जिनताओ के पहले जो प्रेसिडेंट है चाइना के वो थे जियांग जेनिन। और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये भी दो अलग अलग फैक्शंस हैं चाइना के अंदर में। और अभी तक एक बात ध्यान रखना कि जी जिनपिंग का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, जी जिनपिंग का कभी नाम भी नहीं आ रहा है, और ये चीज है 2012 तक में। तो अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि जी जिनपिंग कैसे आए थे पावर में। तो जी जियांग जेमिन और हु जिनताओ दो अलग फैक्शंस थे। अब चाइना की अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे पूरी, तो 7 इंपॉर्टेंट प्रोविंस हैं चाइना के अंदर में। जैसे एक हो गया ग्वांडोंग प्रोविंस, एक हो गया उसके साथ चोचिंग प्रोविंस, उसी के बाद आपने जिनजियांग का नाम सुना होगा, जिनजियांग प्रोविंस। तो ये सारी प्रोविंस जो है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है इन प्रोविंसेस के अंदर में, उसको समझने की कोशिश करना। अब दो पैरेलल पावर्स हैं चाइना के अंदर में। एक पैरेलल पावर है गवर्नमेंट की, जैसे इंडिया में है गवर्नमेंट, और एक पैरेलल पावर है पार्टी की। ठीक है, अब जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो सारी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। लेकिन पैरेलल में कौन है? पार्टी। पार्टी में कौन है? अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में ये है कि गवर्नमेंट और पार्टी की पावर जो है वो बिल्कुल पैरेलल होगी। यानी कि, और पैरेलल क्या होगी? मतलब पार्टी की पावर बल्कि ज्यादा होगी। यानी कि जो ग्वांडोंग के अंदर में स्टेट का ब्यूरोक्रेट होगा, यानी कि गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट होगा, वो बेसिकली अंदर किसके अंडर में आएगा? वो जो वहां पर पार्टी का सेक्रेटरी होगा ना, जो ग्वांडोंग प्रोविंस का पार्टी सेक्रेटरी होगा, जो हेड होगा सेक्रेटरी का, उसके अंदर में आएगा। तो यानी कि पार्टी के अंदर में स्टेट आ रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि पार्टी को ज्यादा पावर दी गई है। इस तरीके की हायरार्की बनाई गई थी, और इस हायरार्की से ही चाइना में वर्क होता है। तो अब अलग अलग पूरे प्रोविंसेस जो है, जैसे ग्वांडोंग प्रोविंस हो गया, चोचिंग प्रोविंस हो गया, ये जो प्रोविंसेस है, यहाँ पर हर पर्सन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जैसे कि दो गैंग्स हमने देखे, एक जेमिन का गैंग है और एक हू जिनताओ का गैंग है। तो जेमिन अपने जो क्लोज बंदे हैं या क्लोज लोग हैं, जो कि उनके बहुत क्लोज हैं, उनको चाहते हैं कि ये लोग इस प्रोविंस में रूल करें, और हू जिनताओ अपने अपने लोगों को चाहते हैं कि वो इस प्रोविंस में रूल करें, जो कि मतलब बट ऑब्वियस है। अब यहाँ से क्या होता है कि दो मॉडल्स लेकर करके आते हैं चाइना के अंदर में, और उन दोनों मॉडल को हम कंपेयर करेंगे। एक मॉडल है चोचिंग मॉडल, और दूसरा मॉडल है ग्वांडोंग मॉडल। अब अगर ग्वांडोंग मॉडल आप देखोगे, तो ग्वांडोंग मॉडल बेसिकली किसका था? वो वांग यांग का था। वांग यांग जो कि थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे ग्वांडोंग के। और वांग यांग किसके पर्सन थे? वो जेमिन के एलाई थे, यानी कि जेमिन के बहुत क्लोज पर्सन थे, जो कि हू जिनताओ के पहले प्रेसिडेंट थे चाइना के। और ये लोग का जो पूरा गैंग था, जो ग्वांडोंग गैंग कहते हैं उसको, वो क्या मानता था? वो मानता था कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइजेशन की तरफ होनी चाहिए, प्लस स्टेट ओन्ड जो इंटरप्राइजेस हैं उनको कम कर दो, प्राइवेट पार्टीज को थोड़ा सा मौका दो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को ले आओ, प्राइवेट पार्टीज को थोड़ी कंपनीज खोलने दो, ये सारी चीजें मानते थे वो। तीसरी चीज वो ये कहते थे कि मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, एकदम अभी से उल्टा। और चौथी चीज कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, ऐसे ऐसे, मतलब बेसिकली वो क्या चाहते थे? ओपन करना चाहते थे चाइना की इकोनॉमी को, और फिलोसफी को भी ओपन करना चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी लाओ, मीडिया पर्सन को थोड़ा से राइट्स दो, कवर करने दो उनको नेशनल मीडिया में, जिस जो आज बिल्कुल उल्टा है। तो ग्वांडोंग प्रोविंस, जब ग्वांडोंग गैंग जो है वो पावर में आता है, जमीन प्रेसिडेंट बनते हैं, सारी चीज अप्लाई की गई थी। बट इसको क्रिटिसाइज करके चोचिंग मॉडल आता है बिल्कुल इसके अगेंस्ट में।
और चोचिंग मॉडल को कौन रूल कर रहा था? चोचिंग मॉडल का लीडर कौन था? जू जिनताओ। हू जिनताओ जो कि जी जिनपिंग के पहले प्रेसिडेंट थे चाइना के। तो हू जिनताओ का मॉडल क्या था? वो बिल्कुल इसके विपरीत था। हू जिनताओ क्या चाहते थे कि हमारा जो पूरा इकोनॉमी है वो स्टेट ओन्ड होनी चाहिए बेसिकली। स्टेट ओन्ड इकोनॉमी में बिलीव करते थे। वो नहीं चाहते थे कोई फ्री किया जाए और प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा पावर दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जितने तुम्हें राइट्स चाहिए लोगों को, जितने आपको राइट्स चाहिए, जितने आपको फ्री स्कीम्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो स्टेट देगा, यानी कि गवर्नमेंट देगा, पार्टी देगी। आपको प्राइवेट लोगों से लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट लोगों को स्ट्रांग नहीं होने देना है, ये वो चाहते थे। और चोचिंग और बीजिंग गैंग, दो गैंग्स थी, चोचिंग गैंग और बीजिंग गैंग। अब याद रखना एक चीज, बीजिंग गैंग जो है इसी में जी जिनपिंग जो थे वो थर्ड लेवल के नेता थे। बीजिंग गैंग के अंदर में कई सारी गैंग थी, जिनजियांग गैंग थी एक, बीजिंग गैंग थी एक चोचिंग गैंग मैंने बता ही दिया आपको, ग्वांडोंग गैंग थी। तो ग्वांडोंग गैंग यानी कि जमीन को क्रिटिसाइज दो लोगों ने किया था उस टाइम पे, चोचिंग गैंग जो कि हू जिनताओ का था, और बीजिंग गैंग जिसके मेंबर हुआ करते थे जी जिनपिंग। तो इन दोनों ने क्रिटिसाइज किया था। और बीजिंग गैंग ने तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को लेकर के कि आप प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेस को कह रहे हो कि पूरे चाइना को रूल करो, और इसीलिए हम एक बार भुगत चुके हैं इस चीज को। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को जो है पावर है उसको लिमिट करनी चाहिए और स्टेट इंटरप्राइजेस को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ये बीजिंग गैंग कहता था। और बीजिंग गैंग ने काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया था। और चोचिंग गैंग और बीजिंग गैंग के क्रिटिसिज्म के बाद जो है पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है चाइना का, और प्रेसिडेंट जमीन हट जाते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनता है? हू जिनताओ, यानी कि चोचिंग गैंग जो है वो जीत जाता है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब चोचिंग गैंग का क्या मॉडल है? स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना। लेकिन उसके साथ साथ चोचिंग गैंग का एक और मॉडल है, यानी कि चोचिंग गैंग जो है उसने एक स्लोगन दिया था, जिस स्लोगन में कहते हैं सिंग रेड एंड स्लैश ब्लैक। सिंग रेड एंड स्लैश ब्लैक का मतलब क्या था? अब इसको बहुत डीप मतलब है, इसको समझने की कोशिश करना। सिंग रेड मतलब क्या? कि स्कूल के बच्चों को या कॉलेजेस के बच्चों को आप जो कम्युनिस्ट पार्टी के अचीवमेंट्स हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के अचीवमेंट्स को आप उनको बताइए, आप उनको याद करवाइए, और सिर्फ कम्युनिस्ट के जो बड़े बड़े लीडर हैं, कम्युनिस्ट लीडर, उनका नाम लेना है, किसी और का नाम नहीं लेना है। और स्लैश ब्लैक मतलब क्या था? जो माफिया है पूरे चाइना के अंदर में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो भी बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनको सबको जेल में डालो। लेकिन इन माफिया के आड़ में ये लोग बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, प्राइवेट बिजनेसमैन थे, जितने बड़े बिजनेसमैन उस टाइम के आप देखोगे, सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था कि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चला रहे हैं एक तरीके से, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, गैंग्स को और प्रमुख कर रहे हैं चाइना के अंदर में। सारे बड़े बिजनेसमैन उस टाइम पे या तो चाइना से भाग गए थे या तो चाइना में जेल में डाल दिया। जो हमने देखा है ना, हमने न्यूज में हमेशा सुना है कि चाइना में बिजनेसमैन कब गायब हो जाते, जैक मा जब गायब हुए थे तो बहुत हल्ला हुआ था। आप समझ लो जैक मा के पहले जब यहाँ पर हू जिनताओ प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो इतने सारे बिजनेसमैन को उन्होंने गायब करवा दिया था कि कंपनीज, कई कंपनीज बंद हो गई थी चाइना के अंदर में। ये हाल था, इतना मतलब क्रूर शासन था हू जिनताओ का। जी जिनपिंग तो फिर भी कहा जाता है कि बिजनेसमैन की तरफ थोड़ा सा लाइट माहौल है। हू जिनताओ के अंडर में तो बिजनेसमैन मतलब निकलते नहीं थे घर से डर के मारे कि कब हमें कौन उठा लेगा, कुछ पता नहीं है। तो ये स्लैश ब्लैक वाली जो पॉलिसी थी, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किसने किया? अगेन बीजिंग गैंग ने। और इसको क्रिटिसाइज करके और इसके ऊपर इसको पूरा एजेंडा बनाया था उन्होंने। देखो सिंग रेड तो ठीक है, तो बीजिंग यांग का ये कहना था सिंग रेड भी ठीक है, स्टेट इंटरप्राइजेस को प्रमोट करो, ये भी ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन आप स्लैश ब्लैक के चक्कर में प्राइवेट इंटरप्राइजेस को जब भगा ही दोगे तो इन्वेस्ट कौन करेगा चाइना के अंदर में आकर के? बाहर की कंपनीज, एप्पल वेप्पल जैसी कंपनीज जो है, वॉलमार्ट वगैरह, वो सब कैसे आएंगी चाइना के अंदर में? इसको क्रिटिसाइज करके, और चाइना की इकोनॉमी जो है वो फिर आगे जाके पेरिश कर जाएगी। इसको क्रिटिसाइज करके जी जिनपिंग जो है वो पावर में आते हैं। अब जी जिनपिंग जब पावर में आते हैं तो इनका ना, इनकी जर्नी बहुत कठिन रही थी। जो इनके फादर थे जी जिनपिंग के, बेसिकली वो बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, और माओ जेडोंग के बाद उस टाइम के लीडर थे, और माओ जेडोंग के बाद सेकंड इन कमांड थे वो, इनके फादर जी जिनपिंग के। लेकिन किसी बात पर इनकी अनबन हो जाती है माओ जेडोंग से, उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है। हालांकि फिर बाद में ये फिर से पार्टी ज्वाइन करते हैं और अपने बेटे को भी ज्वाइन कराते हैं। तो जी जिनपिंग जो थे वो बिल्कुल नीचे से उठे थे। अब जब नीचे से उठे थे तो ये जो पार्टी के एलिटिस्ट गैंग्स थी, ठीक है, उनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। एलिटिस्ट गैंग मतलब गुआंडोंग गैंग जिसकी बात की मैंने, चोचिंग गैंग जिसकी बात की मैंने, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एलिटिस्ट गैंग्स था उसको पूरा खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है जी जिनपिंग की कि ये धीरे धीरे कैसे ऑटोक्रेटिक बनते गए इनको पता ही नहीं चला। इन्होंने फैक्शंस जो अंदर थे पार्टी के, चाइना को हमेशा कहा जाता था वन पार्टी सिस्टम विद अ लॉट ऑफ फैक्शंस, और इसीलिए चाइना एक डेमोक्रेसी है। तो आपके मन में सवाल होगा ना कि एक पार्टी से डेमोक्रेसी कैसे हो? उसका आंसर यही था, माओ जेडोंग ने दिया था आंसर। और माओ जेडोंग ने कहा था कि चाइना इज अ वन पार्टी कंट्री बट विथ लॉट ऑफ फैक्शंस, सो वी अलाउ पीपल्स वॉइस टू कम टू अस। तो इसलिए वो एक डेमोक्रेसी है इस तरीके से। और जी जिनपिंग ने उसी चीज को, फैक्शंस को खत्म कर दिया पार्टी एलिट्स को खत्म करने के चक्कर में। और फैक्शंस को खत्म करते करते जो बड़े बिजनेसमैन निकले थे उनको भी खत्म करना शुरू कर दिया कि ये बड़े बिजनेसमैन कहीं पार्टी ना बना ले या कहीं बहुत बड़े लीडर ना बन जाए पार्टी के अंदर में, क्योंकि इनके पास पैसा है, फंड करते हैं ये, तो ये बड़े लीडर बन सकते हैं कल को। प्लस उसके साथ साथ जो प्रोविंसेस, बड़ी बड़ी प्रोविंस थी, जो 7 प्रमुख प्रोविंसेस हैं चाइना की, वहां पर भी जो लीडर खड़े होते थे, ये लीडर ज्यादा बड़े ना हो जाए, इसलिए वहां पर पहले सारे लीडर्स को रिप्लेस किया।
और सारे जगह पर अपने लीडर्स बैठा दिए, सातों जगह पर। तो मतलब ये जो गैंग पॉलिटिक्स थी पूरी चाइना के अंदर में, इसको खत्म कर दिया। फैक्शंस को खत्म कर दिया एक तरीके से, और अपने लोगों को बैठा दिया। और ये जो 7 लोग 7 प्रोविंस में अपने बैठाए, उनको भी आपस में ये हर साल शफल करते रहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पर रुक जाएगा, तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं वो मेरे स्टेचर का लीडर ना बन जाए। और इस अपने थॉट को वो कहते हैं ज़ीज़म, यानी कि जैसे कि माओइज़्म है ना, माओइज़्म कहा जाता है। एक माओ का जो फैक्शन वाला पूरा पॉलिटिक्स था, फैक्शन वाली पूरी फिलॉसफी थी कि वन पार्टी रहेगी, आइडियोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर में कई फैक्शंस हो सकते हैं। उसी अब अपने इसी थॉट प्रोसेस को उसी से इंस्पायर होके इन्होंने ज़ीज़म कहा कि नो फैक्शंस नथिंग। और इस तरीके से जो शी जिनपिंग है वो ऑटोक्रेटिक बन गए। और ऐसे करते-करते उन्होंने चाइना के अंदर में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप को पूरा खत्म करके रख दिया। अब ये प्रॉब्लम आज तो नहीं आ रही है, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि डिक्टेटर है भाई, वो जो डिसीजन लेगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है? उससे जो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन व्हाट आफ्टर शी जिनपिंग? यार इंसान ही तो हैं, कभी तो मरेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहाँ से लाओगे सेकंड लाइन और थर्ड लाइन? तो लीडरशिप है नहीं। अगर आप इंडिया में बात करें कि यार ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो 10 नाम निकल कर के आ जाएँगे 10 अलग पार्टी से। लेकिन चाइना के केस में नहीं निकल पाएगा ये नाम। चाइना के केस में कोई सेकंड लाइन या थर्ड लाइन का बड़ा बड़ा लीडरशिप नहीं दिखती हमें। सेम गोज़ विथ रशिया। इस तरीके से शी जिनपिंग ने धीरे-धीरे फैक्शंस को खत्म करके, एलिटिस्ट मॉडल को खत्म करके, चाइना की पूरी जो पॉलिटिकल एलीट थी उनको खत्म करके, पॉलिटिकल जो बिज़नेस एलीट थे चाइना के उनको खत्म करके, चाइना की पॉलिटिक्स को पूरी ऐसी की तैसी मार दी चाइना की पॉलिटिक्स को, और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आई होप आपको ये पूरा चाइना का इंटरनल पॉलिटिक्स समझ में आया होगा। शी जिनपिंग का रोल डिस्ट्रॉय करने में पॉलिटिक्स को समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।